नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको दिखाएंगे नूह की आग कैसे हरियाणा के कई जिलों को जलाती जा रही है। मुख्यमंत्री ने तो इसे साजिश बताया, लेकिन आज ये समझना जरूरी है कि दंगे का असली जिम्मेदार है कौन। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। फिर आज की सबसे चर्चित तस्वीर दिखाएंगे, जब एक मंच पर पवार और पीएम मोदी के हाथ मिले तो कितने दिल जले। इस मुलाकात से इंडिया गठबंधन में कैसे भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, ये भी बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख आ गई है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त से होगी और 3 दिन ये चलेगी। 10 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आज संसद से एक और बड़ी खबर आई। दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और संघीय ढांचे के खिलाफ इसको बताया। हालांकि शाह ने कहा कि सदन को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। आज मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट मणिपुर सरकार के एक्शन पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा मणिपुर में एफआईआर दर्ज करने में बड़ी चूक हुई और एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारियां कम हुई। कोर्ट ने 7 अगस्त को मणिपुर के डीजीपी को पेश होने का आदेश दिया है। बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया, जो नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। आज हमेशा बम बारूद और परमाणु बम की हकड़ दिखाने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी भी हवा हो गई। खुद पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 25-75 वर्षों में हमने 3 युद्ध लड़े, इसने सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को ही जन्म दिया। सत्ता में अब बात करते हैं हरियाणा में फैली हिंसा की आग की, जो अब शहर शहर फैलती जा रही है। मेवात में पिछले 30 घंटों से भी ज्यादा वक्त से खौफ है, तनाव है, कर्फ्यू है। कल दोपहर हरियाणा के न्यू से शुरू हुई हिंसा की आग अब धीरे धीरे फैलती जा रही है। अब इसकी चपेट में गुरुग्राम और पलवल भी आ चुका है। सत्ता में पहले आपको गुरुग्राम से आई तस्वीरें दिखाते हैं। आज गुरुग्राम में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में 200 की संख्या में आए बदमाशों ने दुकानों पर धावा बोल दिया। कई दुकानों को फूंक दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल बम के साथ आए थे। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। नूह में हुए सांप्रदायिक हिंसा की आंच साइबर सिटी गुरुग्राम तक पहुंच गई है और बताया ये जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां अंजुमन जामा मस्जिद में भी आगजनी की कोशिश की थी। कल देर शाम कुछ लोग यहां पर आ गए थे और उन्होंने मस्जिद के भीतर जाकर आग लगाने की कोशिश की है। इस वक्त गुरुग्राम की पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं हरियाणा पुलिस के, वो यहां पर मौजूद हैं और बताया ये भी जा रहा है कि थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम भी यहां पर आएगी। तो कल मेवात में हुई हिंसा के बाद जो नई तस्वीर आ रही है वो भी हैरान करने वाली है। इन तस्वीरों से आपको मेवात के हालात का अंदाजा लग जाएगा। आपको सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स में वहां के ताजा हालात बताएंगे। पहला सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाते हैं जो 1 मिनट का है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए और दंगाइयों के मकसद को समझिए। नूह में एक अस्पताल पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया, अंदर जाकर तोड़फोड़ की। इस वीडियो में 20 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में डंडा है। पहले दंगाइयों ने हॉस्पिटल के कांच के गेट को तोड़ा, उसके बाद शटर को बंद कर दिया, उसके बाद आसपास के बाहर लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको तोड़ दिया। इस सीसीटीवी फुटेज में दंगाई एक सफेद रंग की इनोवा कार को धक्का मार के सड़क पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये तो आपने अस्पताल पर हमले की तस्वीर देखी। दंगाइयों के हिमाकत की इससे भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये सीसीटीवी तस्वीर उस वक्त का है जब बदमाशों ने साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में बदमाश डंडे पत्थर के साथ पुलिस स्टेशन पर टूट पड़े। दंगाई बस लेकर आए और बस से थाने की दीवार तोड़ दी। कल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वीडियो पुलिस वैन के अंदर से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कई युवक हाथ में डंडे लिए बीच सड़क पर सरेआम घूम रहे हैं। हरियाणा में हुई हिंसा की एक तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, सवाल उठाने वाली है। हर तस्वीर पूछ रही है कि आखिर कहां है कानून, कहां है पुलिस, कहां है आम लोगों की सुरक्षा। आखिर क्यों लोग अपने घर में कैद रहने को मजबूर हैं। अचानक कहां से इतनी संख्या में हथियारबंद गुंडे सड़क पर आ गए हैं। जब गाड़ियां जल रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी। जब अस्पताल पर हमले हो रहे थे
तब पुलिस क्या कर रही थी? जब सरेआम गोलियां चलाई जा रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये लोकल इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है? ऐसे और भी सवालों के साथ हम आज मेवात की पूरी कहानी आपको बताएंगे। आपको सिर्फ 7 पॉइंट्स में बताते हैं कि मेवात हिंसा के बाद हरियाणा में हालात कैसे हैं। फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद अब वहां कितना खौफ है। हिंसा के बाद मेवात में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेवात में 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ और आईटीबीपी कंपनियों की भी तैनाती की गई है। तनाव वाले इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत समेत राज्य के 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर आज बंद रहे। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नूंह में रद्द कर दिया गया। ये परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। हिंसा के मामले में पुलिस ने करीब 20 एफआईआर दर्ज की हैं। सिर्फ नूंह जिले में 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। नूंह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहां के 4 इलाकों में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए हिंसा के बाद कैसे हरियाणा में तनाव वाला माहौल है। इस वक्त हम ठीक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर मौजूद है। नल्हड़ इलाके में पड़ता है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है मंदिर का। यहाँ से ही शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर आपको जली हुई गाड़ियां नजर आएंगी। और जब आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो उपद्रवियों ने यहां पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। और मेरे ठीक सामने आपको पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूंह नजर आएगा। यहाँ पर काफ़ी तादाद में उपद्रवी पहुंचे थे। मेरे ठीक सामने आपको सरकारी गाड़ी नजर आएगी जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ में अन्य गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उनको भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। ये बस है, बताया जा रहा है कि ये उपद्रवियों ने अपने कब्जे में ले ली थी और उसके बाद उपद्रवियों ने इस बस को जो थाने की दीवार है उससे ठोक दिया और इस गेट के माध्यम से वो थाने के अंदर दाखिल हो गए। मानव सर को लेकर क्या जानकारी वो आया था? क्या देखिए, मैंने आपको इसमें दिया था कि अभी उसके बारे में अनक्लियर है। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर भी वीडियो सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं। अगर उनकी यहाँ पे संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी फिर आगे नियमानुसार लिया जाएगा। ये यात्रा जो है हर साल होती है। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को फॉलो किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जाँच का विषय है, उस पर हम अपनी जाँच चल रही है। तो लोकल इंटेलिजेंस की मदद से मामले की जांच जारी है। लोकल नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल है, आखिर चूक कहां हुई? सवाल ये कि लोकल इंटेलिजेंस की नाकामी है या फिर ये पुलिस की नाकामी है। एलआईयू की रिपोर्ट थी तो क्यों सोती रही पुलिस? जानकारी थी तो पुलिस ने क्यों निकलने दी ये यात्रा? शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की पर्याप्त संख्या क्यों नहीं थी? आरएएफ को सूचना देने में देरी क्यों की गई? हैरानी की बात तो यह है कि यह सब तब हुआ जब हिंसा से पहले फरार बदमाश मोनू मानेसर ने एक वीडियो पोस्ट किया था। नूंह पुलिस के अनुसार तनाव और हिंसा के इनपुट थे। अब इस पूरे मामले में सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे मेवात पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूंह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से
पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद पहले हरियाणा में जातीय दंगे हुए और अब एक साजिश के तहत धार्मिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। ये सीधे सीधे पॉलिटिकल फेलियर है चीफ मिनिस्टर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर का। मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती ये टल जाती बात। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए न केवल अपने बलों को वहाँ पर तैनात किया, आसपास के ज़िलों की पुलिस फोर्स ना केवल वहाँ पर तैनात करी, बल्कि केंद्र से भी रिक्वेस्ट की कि हमारे को पैरामिलिट्री आप भेजिए। सोशल मीडिया पे किस तरीके से जो है एक तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया और उसी नैरेटिव का नतीजा है कि वो जो है इसको बिल्टअप। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को की तरफ से तैयारी कितनी रही? बिल्कुल फेल। अगर होती तो तैयारी इस तरह का नहीं होना। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिम्मेवार तो वही तत्व हैं जिन्होंने ये घृणित कार्रवाई की है। ऐसे उपद्रवी लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सवाल है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हिंसा और नफरत की साख के पीछे हरियाणा सरकार और प्रशासन पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन पर गहराई से जांच और कार्रवाई करने की जरूरत है। आरोप है कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली हरियाणा पुलिस और सीधा सीएमओ को रिपोर्ट करने वाली सीआईडी डिपार्टमेंट के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। लोकल इंटेलिजेंस से लेकर सीआईडी विभाग तक की तरफ से कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या इनपुट हरियाणा पुलिस को नहीं भेजी गई। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर नूह जिले के 14 गांव से 70 लोगों की गिरफ्तारी इंटेलिजेंस इनपुट पर ही की गई थी और इसी वजह से पुलिस इस बार भी उम्मीद कर रही थी कि कुछ ऐसा ही इनपुट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोनू मानेसर से लेकर दूसरे समुदाय के युवकों ने भी खुलेआम भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, लेकिन इसके बावजूद ना तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की गिरफ्तारी की गई और ना ही इन वीडियोस में दी जा रही धमकियों को गंभीरता से लिया गया। शोभा यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबरों के बाद लगातार सोशल मीडिया पर दोनों ही पक्षों की धमकियों के बावजूद हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर 400-450 के करीब पुलिसकर्मी और होमगार्ड ही यात्रा के रूट पर सुरक्षा के लिए लगाए, जबकि उपद्रवियों की भीड़ और उनकी ताकत कहीं ज्यादा थी। और अब इस खबर में नजरिया 9। मेवात के क्रिमिनल प्रोफाइल के बावजूद पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये से जुड़ा है। मेवात क्षेत्र कम साक्षरता वाले पिछड़े इलाकों में से एक है। लगातार लूटपाट, डकैती, अपहरण, जानवरों की तस्करी सहित कई अपराधों की वजह से यह बदनाम रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की जेल में जो अपराधी बंद हैं, उनमें मेवात के अपराधियों की संख्या करीब 25% है। यहाँ कई गैंग सक्रिय हैं और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले कई फैक्टर इस जगह से जुड़े हुए हैं, जो जरा सी ढील मिलते ही एक्टिव होकर पूरे क्षेत्र में नफरत की आग फैला सकते हैं। सवाल यह कि ढील क्यों दी गई? इस हिंसा का मौका प्रशासन ने क्यों दिया? और सत्ता में बात उस तस्वीर की जो आई तो है दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर पुणे से, लेकिन दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में ये ट्रेंड कर रही है। खासतौर पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं में इसकी खूब चर्चा है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात की। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, इसे समझने से पहले इस तस्वीर के हाव भाव देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में थे। पीएम मोदी को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के मंच पर पीएम मोदी के अलावा और कई लोग थे, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मौजूद होना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। पीएम मोदी जब मंच पर शरद पवार के पास पहुंचे तो दोनों नेता काफी सहज थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले शरद पवार से हाथ मिलाया। वहीं पर खड़े लोकमान्य तिलक के प्रपौत्र दीपक तिलक से शरद पवार की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा। इस पर शरद पवार ने एक हाथ से पीएम मोदी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उनकी पीठ थपथपाई। इस पर पीएम मोदी ने हाथ में लिखने से जुड़ा एक संकेत भी दिया। फिर दोनों नेता मुस्कुराए। इसके बाद पीएम मोदी आगे बढ़ गए। ये पूरा वीडियो सिर्फ 8 सेकंड का है, लेकिन इस 8 सेकंड में
दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री थी वो ऐसी थी जैसे कई बार विदेशी दौरों पर पीएम मोदी और किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात के दौरान देखी जाती है। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच की सहजता राजनीति के कई खिलाड़ियों को असहज कर रही होगी। आज ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शरद पवार उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। राजनीति की दुनिया इतनी अप्रत्याशित है कि हमेशा चौंकाने वाली तस्वीरें और कई बार चौंकाने वाले समीकरणों के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तस्वीर इंडिया वालों यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के दूसरे दलों के नेताओं को अच्छी नहीं लग रही होगी। इस तस्वीर से इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो टेंशन है वो ये है कि ऐसी तस्वीरों से विपक्षी एकता में फूट का संदेश जा सकता है। शरद पवार और मोदी की नजदीकी से वोटर भ्रमित हो सकते हैं। बीजेपी इसे पीएम मोदी के कामकाज पर मोहर बता सकती है। वोटरों में यह संदेश जा सकता है कि आने वाले दिनों में शरद पवार पाला बदल सकते हैं। विपक्षी आक्रामकता को इससे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी को जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संकट ये है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के कारण देश बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ उनके गठबंधन का एक बड़ा नेता नरेंद्र मोदी को विकास के असाधारण काम के लिए सम्मान देने वाले मंच पर मौजूद है और तालियां भी बजा रहा है। राजनीति में ऐसे विरोधाभास किसी भी पक्ष के लिए शुभ नहीं होते, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं का पूरा नक्षत्र असहज है। वैसे कांग्रेस का संकट सिर्फ शरद पवार के शामिल होने से नहीं है, बल्कि इस समारोह के मुख्य आयोजनकर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पोते रोहित तिलक के साथ भी है, जो खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव हैं। अब जब पार्टी का नेता ही नरेंद्र मोदी को सम्मानित करे तो कांग्रेस के लिए शरद पवार का विरोध करना थोड़ा अजीब हो जाता है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं में इस पर नाराजगी और कंफ्यूजन दोनों है। ये टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसी महीने मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक है। शिवसेना यूबीटी गुट ने खुलेआम कहा था कि शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले पर फिर से सोचे, लेकिन शरद पवार ने नहीं सोचा, या कहें कि सोच समझकर जो करना था वो कर दिया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के मिलने पर आज क्या क्या कहा और इंडिया गठबंधन वाले कैसे परेशान हो गए, इस पर हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए एक छोटी सी रील बनाई है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। फिर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आपसे बात करेंगे। जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। त्याच्यासाठी या पुरस्काराच्यासाठी केली, ज्या पुरस्कारामध्ये इंदिरा गांधी होत्या, खान अब्दुल खान गफार होते, बाळासाहेब देवरस होते, शंकरदयाळ शर्मा होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, डॉक्टर मनमोहन सिंग होते, नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश झाला, याचा आनंद आपल्या सगळ्यांना आहे। तिलक जी ने उस वक्त केसरी जी उनका अखबार था और उन्होंने स्वराज्य के लिए जो बात की थी, स्वराज जहाँ मेरा जन्मसिद्ध हक है, वो स्वराज्य नहीं है, अभी स्वराज्य है। अब जिसका स्वराज्य है उसको सत्कार सम्मानित करना नहीं करना ये बुजुर्ग है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तिलक स्मारक जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके तरफ से अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो लोकमान्य तिलक जी को एक सम्मान दिया जा रहा है, तो उसमें अगर जाते हैं पवार साहब तो ये कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है और इसको राजनीतिक स्वरूप देना कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। वैसे आज के पुणे में हुए कार्यक्रम में सिर्फ शरद पवार वाली तस्वीर ही इंडिया गठबंधन को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि बाल गंगाधर तिलक ट्रस्ट का यह सम्मान भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। दरअसल लोकमान्य गंगाधर तिलक का जो महाराष्ट्र में सम्मान बहुत ज्यादा है और तिलक के सम्मान के पीछे
वो सामाजिक क्रांति है जो उन्होंने 1893 में शुरू की थी। 1890 के शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रदर्शन और स्वतंत्रता मांगने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी। उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को स्वराज के अभियान से जोड़ने के लिए एक नई युक्ति लगाई। 1893 में उन्होंने पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर से पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की। इससे हुआ ये कि 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और धीरे धीरे पहले पूरे महाराष्ट्र में आयोजन की परंपरा फैली और बाद में यह चलन पूरे देश में फैलता चला गया। इसके 2 साल बाद उन्होंने शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और शिवाजी दोनों से महाराष्ट्र के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है और अगर बीजेपी खुद को इन दोनों से जोड़कर राजनीतिक रूप से प्रोजेक्ट करने में कामयाब रहती है तो इससे बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा हो सकता है। वैसे पीएम मोदी ने तिलक सम्मान लेने से पहले श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुराने गणेश मंदिरों में से एक है। पीएम मोदी ने वहां जाकर पूजा क्यों की, इसके पीछे का एक इतिहास है, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि दगड़ू सेठ एक हलवाई थे और वो कलकत्ता से पुणे मिठाइयों का काम करने आए थे। इसी दौरान पुणे में प्लेग महामारी फैली जिसमें दगड़ू सेठ ने अपने बेटे को खो दिया था, जिसके बाद बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ू सेठ हलवाई ने भगवान गणेश का ये मंदिर बनवाया। दगड़ू सेठ हलवाई ने गणपति मंदिर का निर्माण साल 1893 में कराया और गणपति प्रतिमा स्थापित की। इस मंदिर में भगवान गणेश की 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी मूर्ति है जिसमें 8 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। 1893 में जब लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत की तो इस जगह का महत्व बढ़ता चला गया। वैसे दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना को हलवाइयों और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम से सिर्फ राजनीति की बातें ही निकल कर रही हूं, बल्कि पुणे में आज पीएम मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 हिस्सों में शुरू हुई मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। 2016 में पीएम मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे, लेकिन सारी तस्वीरों के बीच पीएम मोदी और शरद पवार की तस्वीर सब पर भारी पड़ गई। ये तस्वीर 2024 तक बार बार चर्चा का विषय बनती रहेगी। वैसे पीएम मोदी पुणे में विकास के मॉडल की बात कर रहे थे, शरद पवार के साथ मंच शेयर कर रहे थे और नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा को चुपचाप हवा दे रहे थे। तो दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस महंगाई पर था। आज सुबह 4 बजे राहुल गांधी दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंच गए। राहुल ने इस दौरान सब्जी विक्रेताओं और मजदूरों से बातचीत की। उन्हें देखते ही बड़ी संख्या में लोग उनके आसपास आकर खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों में खाने पीने के सामान की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर और बयानों के जरिए सरकार पर हमला करते रहे। आज भी राहुल गांधी इन हमलों को और मारक बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि महंगाई वाले नैरेटिव पर उन्हें समर्थन मिले। हाल फिलहाल में राहुल गांधी कई बार ऐसे प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि पुणे से पीएम की जो तस्वीर आई उसने राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के सदस्यों को हैरान परेशान जरूर किया होगा। और सत्ता में अब संसद की ओर चलते हैं, जहां सुबह के हंगामेदार माहौल के बाद आज दिल्ली सर्विस बिल पेश कर दिया गया। भारी हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पेश किया। कल इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस बिल के पेश होने के तुरंत बाद संसद में जो हुआ उस पर अब खूब चर्चा हो रही है। जैसे ही नित्यानंद राय ने बिल पेश किया, इसके तुरंत बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस पर बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पर चेस और लूडो का खेल चल रहा है। ओवैसी ने जैसे ही ये बात कही, सदन में ठहाका गूंजने लगा। गृह मंत्री अमित शाह भी हंसने लगे। ओवैसी ने वैसे तो इस बिल का विरोध करने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि विपक्ष के नेता ने पीएम के बिना ही सदन को चलने की अनुमति दी। यहाँ चेस और लूडो का खेल हो रहा है, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर से लूडो खेला जा रहा है। हालांकि दिल्ली सर्विस बिल पेश करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। हमारे संविधान ने
इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अब सत्ता में हमारी अगली खबर 1 साल 2 महीने 3 दिन पुरानी एक तस्वीर से जुड़ी हुई है। वो तारीख थी 29 मई 2022 की। ये तस्वीर आपको भी याद होगी जब पंजाब के मानसा गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को घेरकर मार दिया गया था। उस दिन मूसेवाला अपनी थार जीप में जा रहे थे, तभी 6 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और इतनी गोलियां मारी कि सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर ने पंजाब की सरकार से लेकर पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, 2 आरोपियों के एनकाउंटर भी हुए, लेकिन इस केस में 3 थ्योरी और 3 चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल से खुद ये दावा कर चुका है कि उसके ही कहने पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। दूसरा नाम गोल्डी बराड़, जिसने अपने करीबी विक्की मिद्दूखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए कनाडा से बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की। और इस लिस्ट में तीसरा नाम था सचिन बिश्नोई का, जिसने मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग में सबसे अहम किरदार निभाया था। अब इसी सचिन बिश्नोई को लेकर आज दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से लेकर दिल्ली पहुंच गई। सचिन बिश्नोई को प्रत्यर्पण के जरिए अजरबैजान के बाकू शहर से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और अब माना जा रहा है कि मूसेवाला मर्डर केस में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आगे आपको सचिन बिश्नोई की कुख्यात क्राइम शीट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दें जो सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के आरोपी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाने में बहुत बड़ा रोल गृह मंत्री अमित शाह का रहा है और उन्हीं की कोशिश के चलते सचिन बिश्नोई को जल्द भारत लाने में कामयाबी हासिल हुई है। इस पूरे ऑपरेशन में खुद गृह मंत्री अमित शाह निजी तौर पर शामिल रहे। सचिन बिश्नोई के देश से फरार होने के बाद भारतीय एजेंसियां उसे लगातार ट्रैक कर रही थीं और इसकी पूरी गृह मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह तक जानकारी पहुंचाई जा रही थी। और अब जब सचिन बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है तो अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि कोर्ट में सचिन बिश्नोई के खिलाफ तेजी से मामला चलाया जाए और उसे सजा दिलाई जाए। और इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सचिन बिश्नोई को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अमित शाह की सक्रियता की वजह क्या रही। इसे कुछ तस्वीरों से समझिए, जो जून 2022 की है, जब पंजाबी सिंगर की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता गृह मंत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़े थे और उन्होंने गृह मंत्री से अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की थी। इसी के बाद 2022 में अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और NIA के DG के साथ एक मीटिंग की और तब से नार्को टेरर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट टारगेट पर था। इन लास्ट तकरीबन 10 महीने में जब से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहली बार मीटिंग करके रिव्यू किया, टास्किंग करी, उसके बाद उन्होंने और भी फॉलोअप मीटिंग्स करी CP दिल्ली साहब के साथ, जिसके चलते स्पेशल सेल को और हमारी रिलेटेड एजेंसीज़ को बहुत सारी डायरेक्शंस और हेल्प प्रोवाइड करी गई, जिसके चलते आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सेकंड सक्सेस जो है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। आज हमने न्यूज मित्रों के लिए सचिन बिश्नोई की क्राइम कुंडली भी तैयार की है, एक नजर उस पर डाल लीजिए। सचिन बिश्नोई ने भारत में बैठकर गोल्डी बराड़ के बनाए गए ब्लूप्रिंट पर काम किया और मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन पहले ही फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से अजरबैजान फरार हो गया। दावा किया जा रहा है कि सचिन बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। पुलिस की क्राइम फाइल में उसका असली नाम सचिन थापन के तौर पर दर्ज है, लेकिन लॉरेंस से खुद को जोड़ने के लिए वो अपने नाम के साथ बिश्नोई का इस्तेमाल करता है। पुलिस पहले ही ये दावा कर चुकी है कि मूसेवाला की रेकी करने वाला संदीप उर्फ केकड़ा सचिन बिश्नोई के संपर्क में था और उसी के कहने पर सचिन उर्फ केकड़ा हत्या करने वाले दिन फैन बनकर मूसेवाला के घर पहुंचा, मूसेवाला के साथ सेल्फी ली, उसके घर से निकलने की जानकारी शूटर्स को दी।
और इसी के बाद सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा गांव में मार दिया गया। अब माना जा रहा है कि सचिन विश्नोई की गिरफ्तारी से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब बात मणिपुर हिंसा की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मणिपुर सरकार के एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में एफआईआर दर्ज करने में बड़ी चूक हुई है और एफआईआर के बावजूद गिरफ्तारियां कम हुई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाए जो मुआवजे पर गौर करे। कोर्ट ने सरकार के काम की निगरानी पर आगे फैसला लेने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि शवों की पहचान कैसे की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को मणिपुर के डीजीपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। इधर संसद में आज फिर से मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पीएम मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर बयान देने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख तय हो गई। 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन तब तक इस बात की पूरी आशंका है कि मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा होता रहेगा, क्योंकि विपक्ष पीएम मोदी के बयान से कम पर मानने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। मणिपुर जल रहा है। हम लोग पहला दिन से मांग कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो आए। प्रधानमंत्री पूरा पर्यटन कर रहे हैं पूरे देश भर का, और जिस सदन के वो नेता हैं वहां नहीं आना चाहते हैं। अमेरिका के सदन में जाके भाषण दे रहे हैं और अपने देश के सदन में जिसके आप नेता हैं वहां आप आना ही नहीं चाहते हैं। कौन सा कानून राज चल? स्थिति इतनी विस्फोटक होती जा रही है नॉर्थ ईस्ट की, ये उनको उधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब मिजोरम साइड से म्यांमार के जो उग्रवादी हैं वो घुसे आए बहुत बड़े पैमाने। अब इनको देश के सामने बड़ा नया संकट पैदा हुआ जा रहा है। तो अच्छा, उनको निराशा विश्वास से है, चाहे वो मैती हों चाहे कुकी हों मणिपुर के, कि केंद्र सरकार कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, कोई बात करने को तैयार नहीं उनके बारे में। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप ने। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार को जाति आधारित जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए दायर सभी अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर पहले रोक लगाई थी। ताजा फैसले के बाद बिहार में एक बार फिर जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू होगा। दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले से जुड़े अध्यादेश पर आज लोकसभा में बिल पेश किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला देते हुए कहा कि संसद दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कल लोकसभा में इस बिल पर बहस होगी। दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ ज्यादातर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। केंद्र के कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सदन में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये दिल्ली सरकार के अधिकार में केंद्र का हस्तक्षेप है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजकर बिल का विरोध किया। राजस्थान बीजेपी ने आज जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सचिवालय मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गुजरात के राजकोट से एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। सोनी बाजार से गिरफ्तार किए गए अमन, अब्दुल शकूर और सैफ नवाज पर गुजरात में मुस्लिम कर्मचारियों को कट्टरपंथी बनाने के आरोप हैं। इनके पास से हथियार बरामद किए गए। गैंगस्टर नेक्सस और टेरर फंडिंग को लेकर पंजाब के कई शहरों में एनआईए ने छापेमारी की है। मुक्तसर के मलोट में एनआईए ने किसान सतनाम सिंह के घर पर छापेमारी की। परिवार से 2 घंटे तक पूछताछ भी हुई। एनआईए ने घर से मोबाइल फोन जब्त किए। 7 अगस्त को एनआईए ने सतनाम सिंह को दिल्ली ऑफिस बुलाया है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।